सर हमारा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि आपका जो अर्ली स्टेज था, जो आप जब ग्रोइंग स्टेज में थे, जो आप आपने सोचा था कि टैटू आर्टिस्ट बनोगे आप, तो वो कैसा रहा? सोच रखा था जब मैं 13 था तब मेरा प्लान था कि मुझे टैटू आर्टिस्ट ही बनना है। जब आप 13 साल के तब से ही? तो मैं अपनी स्केचिंग बहुत करता था उस टाइम पे। तो प्लान तो बचपन से ही था कि मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है। और उस टाइम पर इंडस्ट्री में ऐसे लोग थे नहीं जो टैटू सिखाते हों, या तो एक्सपोजर नहीं था कहने सकते। 2009 में मैंने पहला स्टेप लिया था कि मुझे एक सेटअप लेके आता हूँ मैं और स्टार्ट करता हूँ। और तब मैं एक स्टूडियो ओपन किया था 2009 तक। तो खुद से प्रैक्टिस करता रहता था आर्टिफिशियल स्किन पे। मैंने मेरे कुछ नोन से ओके टैटू भी किए थे। अच्छा, तो जब आपने स्टार्ट किया था तो टैटू तो खूब आपने लाइक, वो तो जो क्वालिटी अपन अभी डिलीवर कर पा रहे हैं वो तो डिलीवर कर नहीं पाते होंगे। और वो हुआ भी ऐसा था कि टैटू स्टूडियो स्टार्ट करने के 6-7 महीने बाद मैंने वो बंद कर दिया, क्योंकि क्लाइंट नहीं थे, लोग अवेयर नहीं थे टैटू को लेके। तो आपका जर्नी रहा कैसे, लाइक इनिशियल स्टेज कैसी रही आपकी कि यार आपने आपने 10th करी, 11th करी, 12th करी, फिर उसके बाद कैसा रहा? आपने कई आपके स्ट्रगल्स क्या रहे वो बताइए जनाब। कि टैटू इंडस्ट्री में आने से पहले मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था। और 2009 में अपना स्टूडियो स्टार्ट किया, फेल हो गया, छोड़ दिया। फिर कॉल सेंटर में स्टार्ट चला गया। 2010 में मुझे कोई मिले थे, उनके मैंने पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था। और तकरीबन 4-5 साल मैंने पार्टनरशिप में काम किया। फिर मैंने अपना अलग से मैंने अपना स्टूडियो। और आपने मोटिवेशन किससे ली सीखने की? खुद से अंदर से था कि करना है? क्योंकि उस टाइम पर मैंने 2007 में एक आर्टिस्ट है मुंबई में, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए फीस लेंगे। उस टाइम पे 10 लाख रुपए? 2007 में। तो 10 लाख रुपए का मतलब कि अगर मैं हमारा घर बेचते तो 10 लाख रुपए नहीं मिलता। तो फिर खुद से ही मैंने साइबर कैफे में जा जाके आप किस तरीके से टैटूज बनते हैं, क्या मशीनरी होती है, क्या नीडल्स होती है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या डिज़ाइंस होती हैं, वो सारा इंटरनेट पर देख थी। सर एक आर्टिस्ट लाइफ जो होती है, इनिशियल स्टेज होती है, वो बहुत लाइक हमेशा आर्टिस्ट बहुत सीखता ही रहता है, सीखता रहता है, आर्ट में भी सीखता रहता है। और आर्ट जब आर्टिस्ट बनना चाहते हो आप, तो वो बहुत सेटअप इजीली नहीं मिलते, ठीक है, एक्सपेंसिव आते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपने उस वक्त आप क्या कर रहे हो, आप जैसे आप कॉल सेंटर में काम करते हो तो ऑब्वियसली अपना फाइनेंशियल स्टेज अच्छा नहीं था, ठीक है। तो आपने वो कैसे उसको करा कि हो सकता है आपने आज टैटू करने का मन कर रहा है, आप बीपीओ जा रहे हो, वहाँ पे काम कर रहे हो, फिर आप टैटू कर रहे हो, स्ट्रगल कैसा रहा और पैसे कैसे करते थे आप, कैसे कलेक्ट करते थे? मेरा 9 से 6 मेरी शिफ्ट होती थी। उसके बाद कुछ टैटूज होते थे, मैं वो कर लेता था। एक बार मेरा सेटअप कहीं खो गया था, पूरा सेटअप मेरा खो गया। उस टाइम में मुझे एक क्लाइंट मिले, बोले मुझे टैटू करवाना है। तो मैंने कहा मेरे पास सेटअप नहीं है, अगर तुम मुझे थोड़ा पैसा देते हो तो मैं मेरा सेटअप अरेंज कर लूँगा, और तो टैटू का पैसा होगा उसमें से तुम वो काट लेना, मतलब मुझे कुछ पैसा एडवांस दे दो। ठीक है। मैंने उनसे 2,000 रुपये लिए थे, क्योंकि मेरे नीडल्स और ये सब नीडल सिंक और ये सब गुम हो गई, मशीन थी मेरे पास। तो मैंने उनसे 2,000 रुपये लेके सामान ऑर्डर किया था। मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि वो सामान अगर मुझ तक डिलीवर नहीं हुआ तो 2,000 रुपये उसको वापस कैसे दे पाऊँ। तो मैं उसे बार बार चेक कर रहा था कि वो ऑर्डर कहाँ पहुँचा है। तो मुझे दिखाया कि सैटरडे को वो ऑर्डर पौड़ो फैक्ट्री के वहाँ एक वेयर हाउस था कोरियर सर्विस का, कि वहाँ पहुँचे है। मैं प्रताप नगर मेरा जहाँ घर था, वहाँ से मैं बस में गया 20 किलोमीटर। मैं वो जाके देखे तो ऐसा ना हो कि ये ऑर्डर वापस चला जाए, ये मेरे तक नहीं है। तो वो डर था 2,000 रुपये की भी तो नुकसान होने का। और फिर मैंने फिर टैटू जब स्टार्ट किए तो 4-5 दिन तक मैं रेगुलर टैटू करता था उनके। उनका ये था कि हम टैटू दिन में नहीं करवाएंगे, रात को टैटू करवाएंगे। कोई स्पेसिफिक कारण? उनका कुछ होगा, वो कहीं जॉब पे बिजनेस था उनका, तो बोले दिन में हम फ्री रहो, रात को टैटू कराएंगे। ठीक है। तो मैं दिन में जॉब कर चला, 6-7 बजे वहाँ से आता था। फिर उनके पास मैं 9 बजे आता था टैटू करने के लिए। तो रात भर टैटू करता था, कभी 3 बजे कभी 4 बजे ऐसे में कर देता था। और 4 दिन टैटू करने के बाद मुझे 10,000 रुपये मिले। फिर आपको रियलाइज हो तो फिर भी उससे मैच कर दिया शायद। तो मैंने कहा अगर 4 दिन टैटू किए मैंने, मुझे 10,000 मिले, अगर मैं रेगुलर ही करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। तो मैंने वो जॉब छोड़ के मैं फुल फ्लैश टैटूज में आ गया। उसके 1-1.5 महीने बाद मुझे कोई मिला, तो पार्टनरशिप वर्क करा के बाद करा? पार्टनरशिप 4 साल तक पार्टनरशिप में किया था। उसके बाद छोड़ दिया। और जब मैंने छोड़ा, मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मैं कभी छोड़ूंगा।
तो जब इंसान छोड़ता है पहले बैकअप बना के चलता है। तो मेरा कुछ प्लान था नहीं ऐसा, तो मेरे को फिर बैकअप भी नहीं बनाया था। तो जब मैंने छोड़ा मैं फिर से 0 पे था। फिर स्टार्ट किया। और फिर आप आज टैटू नशा अपना पूरा अच्छा कर। टैटू नशा की इनिशियल स्टेज कैसी थी? जैसे टैटू नशा आपने ओपन करा, आपने कहा खुद ने कि टैटू स्टूडियो ओपन करने के बाद एटलीस्ट मार्केटिंग चाहिए होती है हमको एक, ताकि लोगों को पता चले कि कुछ खुल भी रहा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया बट लोगों को पता ही नहीं, तो वो फिर वेस्ट है। उसके बाद में क्या हुआ था ऐसा कि 2006 में एक मैं उस टाइम पंजाब चला गया था। मैं एक साल पंजाब था। अच्छा, हाँ। पंजाब से जब मैं घर आता था तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स होते थे यहाँ के, तो उनके टैटूज करता था। तो एक मॉल है वहाँ पर, एक स्टूडियो था, तो उनके पास में जाके काम करता था। उन्होंने कहा कि आपका बहुत काम अच्छा है, अब एक काम करो, आप हमारे साथ ही काम कर ले। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनके स्टूडियो पे एज ए पार्टनरशिप काम किया। तो हमने क्या कि आपके स्टूडियो का नाम चेंज कर देते हैं ताकि मेरे नाम से करेंगे, ज़्यादा क्लाइंट आएंगे, लोग मुझे जान से। तो उनके साथ स्टार्ट किया और उन्हीं के सेटअप पे फिर हमने काम करना भी स्टार्ट किया। और तकरीबन 1 साल बाद फिर वापस वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उन्हें लगा कि अब तो काम चलने लगा है, हम लोग खुद ही कर रहेंगे। तो बोले भैया अब अपना पार्टनरशिप वाला नहीं चलेगा। तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैंने अपना सेटअप मेरा जो था मैं लेके चला गया। उसके बाद फिर हमने 1 महीने बाद एक स्टूडियो ओपन किया था, जो कि बहुत छोटा था, लगभग 8x8 का एक स्टूडियो था। इसमें हम लोग 3 आर्टिस्ट काम करते थे। 8x8 में? 8x8 में 3 आर्टिस्ट काम करते थे। उनका नाम अगर आप बताना चाहें इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि साथ थे आपके। तो मेरे साथ में रवि काफ़ी पुराने हैं, अनुराग, हम 3 लोग साथ में रहे। आप इन्होंने स्टार्ट किया है ना, उसका नाम क्या रखा था आप लोगों ने? पहले उसका नाम था वाओ टैटू। वॉट है? पर वाओ टैटू लोगों के मुंह पे नहीं आता था, लोग समझ नहीं पाते थे। तो फिर हमने उसको चेंज करके टैटू नशा कर दिया। अच्छा, फिर ऐसे टैटू नशा नाम हुआ। टैटू नशा नाम क्यों रखा सर आपने? नशा मतलब क्या, टैटू भी एक एडिक्शन है। अगर आपने एक टैटू करवा लिया और वो टैटू अच्छा है तो आप एक और टैटू का प्लान करेंगे, इसलिए ना, क्योंकि ये टैटू एडिक्शन है। तो एडिक्शन नहीं रख के मैंने नशा कर दिया ऐसे। हाँ वही, लोगों को जल्दी मुंह पे आएगा, बहुत प्रॉब्लम में जानते जा। नशा पसंद होता है लोगों को। तो वही, अब भी सर आप इस स्टेज पे टैटू नशा काफ़ी एक्सेल कर चुका है टैटू इंडस्ट्री में। तो आपने कैसे किया, आपका क्या स्ट्रेटेजीज रही, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ऐसा आपने क्या करा, स्टैंड आउट कैसे करा लोगों से? क्योंकि बहुत सारे टैटू स्टूडियोज खुले हुए हैं अभी, ठीक है, और ऐसा है कि एक जगह पे ये ना 4-5 स्टूडियो मिल जाएंगे आपको, कंपटीशन में। स्टूडियो उसके अराउंड 100 मीटर के एरिया में 23 टैटू। 23 टैटू स्टूडियो है। ओ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने सारे लोग हैं, आप मतलब आपके साथ में कितने स्टूडियो कितने कंप्यूटर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये पड़ता है कि आप किस तरीके से डील करते हैं। हर एक क्लाइंट को चाहिए होता है कि अगर वो पैसा खर्चा कर रहा है, वो टैटू 8-10 हज़ार रुपये आपको देना, तो आप वो भी आपसे कुछ उम्मीद करेंगे कि आपसे अच्छी क्वालिटी दो। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, उससे फ्रेंडली बिहेवियर की ज़रूरत होती है ना। माहौल चाहिए होता है, ये ऐसा नहीं लगे कि आप उसे 10,000 रुपये दे दो, आप जाके बैठ गए, काम किया और निकल गए। अगर आप चाहते हो कि आप क्लाइंट से हाई चार्ज करो या क्लाइंट रिपीट हो या और वो क्लाइंट रेफरेंस दें, तो आपको क्लाइंट को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना हो कि उसका वो यहाँ पर टैटू करवाना ही एक्सपीरियंस हो उसके लिए। उसको एक खुद का घर का माहौल मतलब कि अच्छा लगे उसको। मेरे पास क्लाइंट ऐसे हैं कि उनको टैटू पे नहीं भी करवाना होता ना, अगर वो वहाँ गुजर भी तो मुझसे मिलते हुए जाएंगे, क्या भैया निकल रहे आपसे मिलने की इच्छा की। तो सर आपको क्लाइंटल अच्छा पकड़ना है ना, क्योंकि कई स्टूडियो में देखते हैं अपन लोग कि है ना, लाइक ये टैबू सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा, कि जो टैटू करता है वो तो नशे करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं है ना। सही कहूँ तो इन लोगों की नज़रों में जो टैटू आर्टिस्ट है वो सीधे ये समझते हैं कि ये फुल्ली ट्रिपी रहते होंगे, हाँ, नशे में ही रहते होंगे, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ सर? ये जो इमेज क्रिएट हुई है वो शायद तक हम लोगों ने आर्टिस्ट किया। क्या रहता है, आर्टिस्ट कहता है हिप्पी स्टाइल है ना, इयररिंग्स, कोई लोग ड्रेड लॉस कराते हैं, बहुत सारे टैटू। अब क्या होगा अगर मान लीजिए कोई ऑफिस पे जॉब कर रहा है, तो वो तब जब बैठते तो नहीं जाएगा। हम टैटू आर्टिस्ट हैं, पैंट शर्ट पहन के बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं ना। लोग हमें देखेंगे, हमारे स्टाइल को देखेंगे, हमारे टैटूज को देखेंगे, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और टैटूज करवाने ना। लाइक आपने टैटू नशा को जो एक्सेल किया है, आपको कितना जर्नी हुई टैटू नशा को, और अभी आप सेटिस्फाई हैं अपनी जर्नी से? ऑब्वियस सेटिस्फाई तो नहीं होंगे आप, ऑब्वियसली आपको और बहुत चीज़ें चाहिए होंगी, है ना। तो कैसी जर्नी कैसी रही आपकी कि मुझे अच्छा लगा काम करके, और मतलब कुछ क्या सीखा आपने, कुछ लेसन सीखे इससे? मैं उससे ज़रा से ये कि जैसी बात है, जो भी इंसान कुछ अच्छा करना है वो कभी रुकेगा नहीं, हमें और चाहिए। अभी मेरे पास 3 स्टूडियो हैं, एक जयपुर में, 2 पंजाब में। मैं चाहता हूँ मेरा दिल्ली में भी हो, मुंबई में भी हो और इंडिया से बाहर भी हो,
ये तो सेटिस्फाई तो कोई भी नहीं होगा, ये जितना मिलेगा उतना कम है। सर एक डिसरिस्पेक्ट फील होती है आर्टिस्ट को जब उससे कोई बोलता है कि यार ये चीज़ तो कोई 500 में कर देगा, 1000 में कर देगा, ठीक है। और ना इसमें आर्ट का पैसा होता है, आपकी कला का पैसा होता है, ना कि आपका निडल्स का, ठीक है। तो कोई अगर आपका कोई क्लाइंट आया जिसने कहा कि यार ये तो सामने वाला 200 रुपये में कर रहा है, 500 रुपये में कर रहा है, और ये तो, और बहुत बार ऐसा होता भी होगा कि ना कुछ इंडियन टैटू हुआ तो बोलते हैं इसमें है क्या भैया, इसमें तो आपको आधा घंटा लगेगा, और आपके चार्जेस हैं हाई बिकॉज क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं वो लोग, हम समझते हैं, बट जो नॉर्मल लोग हैं वो समझ नहीं पाते। तो इससे कैसे डील करते हैं आपकी? देखो सबसे पहला तो ये कि मेरी वर्क स्टेशन है हमारा पूरा यूएस बेस्ड है, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा मेरे को हर एक आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस 3 साल 4 साल से प्लस है। अगर मैंने मेरी इंडस्ट्री को, मैंने मेरे काम को 10 साल दिए हैं, तो जाहिर सी बात है मैं 2-5 में काम नहीं करूँ। मेरा जो आज मैं काम कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा 10 साल की मेहनत भी है। तो अगर मैं 10 साल की मेरी जर्नी रही, 10 साल मैंने मेहनत की है, तो मुझे लगता है अगर मैं 1 घंटा भी काम कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 10,000 रुपये चाहिए। और जो लोग कहते हैं हमारा टैटू 200 बोरा पास करवाओ, मुझे तो नहीं मालूम है, करवाओ। ऐसे तो टैटू लोग मेरे ने भी करवाए, वहाँ तो 10 रुपये में, 20 रुपये में, 100 रुपये में हो जाएगा। वह क्या वो क्वालिटी मिलती जॉब चार। कुछ लोग ऐसा होता है कि हम मेले में करवा लेते हैं, तो क्या वो सेफ है? आप पैसों को देख के आप अपनी लाइफ के बारे में सोच, पैसे के बारे में सोच रहे हैं। मेले में क्या करते हैं, एक ही इंडल से, एक ही इंक से यहाँ डिप किया, वही इनके बनाया, उनके बनाया, उनके बनाया, 10 लोग के बनाया। अब क्या होगा, हम ब्लड कॉन्टैक्ट होगा, HIV होगा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं, तो मैं कहूँगा कि आप पैसों को मत देखिए। कई आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं ना, जैसे कि किसी का बजट है 5 से 10,000 रुपये, और ना टैटू कर देते हैं, उसके क्वालिटी टैटू नहीं करते, कर देते हैं, या फिर साइज छोटा कर देता है। अगर जो आदमी सीख रहा होगा उसके लिए 2,000 भी आ रहा तो बहुत है। और जो अपने वर्क स्टेशन लेके एक अच्छा स्टूडियो, एक अच्छा सेटअप लेके बैठा है, उसके लिए पैसा बहुत बेटर करता है, क्योंकि वहाँ पर मेरे आर्टिस्ट का भी खर्चा है, मेरा वर्क स्टेशन का भी खर्चा है, मुझे मार्केटिंग में भी खर्चा करना है, मैं जिस जो जगह में अंदर की वो बहुत एक्सपेंसिव, मुझे वहाँ का रेंट भी देना है, और जैसी बात है मेरे खुद के भी खर्चे हैं। तो उसका पैसा मैं कहाँ से निकालूंगा क्लाइंट? तो मैं क्लाइंट को उससे पैसा दे रहा हूँ, तो मैं उसके उन्हें वैल्यू भी दे रहा हूँ। मुझे अगर मैं किसी क्लाइंट से 100 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं उसे 1000 की वैल्यू दे रहा हूँ। जहाँ मैं 10,000 चार्ज कर रहा हूँ, मैं उसे 50,000 की वैल्यू दे रहा हूँ। नहीं, टैटू की लाइफ टाइम की मैं गारंटी दूंगा। और जो क्वालिटी जैसा स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वैसे स्क्रीन जैसे स्क्रीन पे वैसे स्किन पे भी दिखेगा। ऐसा नहीं दिखाया शेयर बनाई थी बिल्ली, वैसा नहीं। सर जैसे ना पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है, किसी भी स्टार्टअप हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री में आप हो, अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, आपका कॉन्टैक्ट जैसे आपने बोला बहुत अच्छा है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये आपकी ज़िंदगी में कैसे रोल प्ले करा? क्योंकि ना आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि जैसे आप रहते हैं टंग स्प्लिट करा ली, इंडिया फर्स्ट टंग स्प्लिट हो गए आप, ठीक है। बहुत सारे टैटू आर्टिस्ट हैं जो हिप्पी स्टाइल में रहता है, बट वाई यू? आपने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया, ऐसा क्या, लाइक काम तो सब करते हैं सर, आपका हो सकता है आपने जल्दी सीख लिया, जो 10 महीने में कोई सीखता है वो आपने 1 महीने में सीख लिया। आपने ऐसा क्या स्टैंड आउट किया, पर्सनल ब्रांडिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा आपकी डे टू डे लाइफ में? देखो सबसे पहला तो मेरे यहाँ पे टैटू किया हुआ है ना, यहाँ मार लिखा हुआ 131 लैंग्वेजेस, गले से लेके मेरी नहीं है। तो ये क्या लोगों, मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस टैटू। और बाकी लोग भी जब सोचते हैं जिन्होंने माँ के लिए टैटू करवाया, तो लोगों के लिए जो मेरे बारे में लोग सोचते हैं वो एक हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। मुझे पता है कि बहुत अच्छा इंसान है, और मैं टंग स्प्लिट कराई तो ये बाकी लोगों से अलग हो गया, तो लोग मुझे वैसे ही अलग जानते हैं। ये बंदा भी अलग से है, इसका स्टाइल भी अलग रहने का है, और उसका काम भी बहुत अलग है। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग है, मुझे इन 2 चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिला। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग में आपने जो जीप कटवाई, ये सब लिखवाया, टैटू करवाया, टंग स्प्लिट कराया, तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला। और आपके लोग मुझे जानते भी इस नाम से, कोई जाने का इसकी यहाँ पे टैटू बना हुआ है, माँ लिखा हुआ है, जब कोई बना इसकी टंग स्प्लिट है। वो बहुत सारे लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते, मेरे फेस से नहीं जानते होंगे, वो इन 2 चीज़ों से जानते होंगे। अच्छा है सर, लेकिन वही है ना, जैसे हमारे एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बिकम लाइक यू, उन्होंने मुझे बताया भी था, ठीक है, हमारे वो काफ़ी फ्रेंड भी है, तो उन्होंने बताया था कि ही वॉन्ट्स टू बिकम लाइक यू, बट उनका कहीं ना सर वो मेहनत भी करते हैं, ठीक है, काम भी वो करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, बट उनको सक्सेस मिल नहीं रही है, या तो वो क्विट कर दें। देखो सबसे 2 चीज़ है, इससे सक्सेस नहीं मिलने का, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको आप कह रहे हो कि वो वैसा नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न बताता हूँ, आप चाहे नोट कर लेना, उनका स्टूडियो ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम फिक्स नहीं हो। 100% सर नहीं होगा, मेरे यहाँ पर ऐसा नहीं। मेरे यहाँ 10 बजे स्टूडियो ओवर होगा, तो 10 बजे ही होगा।
अगर कोई आर्टिस्ट मेरा 10 बजे नहीं आ रहा तो वो घर जाएगा, फिर छुट्टी है, फिक्स है, 10 बजे आपको आना ही होगा, 10-1 भी और होगा तो घर चला जाएगा। तो ये मेरा ओपनिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर, टच स्टार्ट, तो ये फिक्स है, इतने बजे तो ओपन होगा ही होगा। तो सबसे पहले होता है आदमी, ठीक है मैं आज लेट हो गया, कल लेट तक काम किया, मेरी सुबह आँख नहीं खुली, मैं थक गया, है ना, इसलिए लेट खुला, मुझे कुछ काम आ गया तो लेट खुला। जब आपका स्टूडियो ओपनिंग टाइम सेम रहेगा 365 डेज के लिए, आप नोट करना, आप डे बाई डे ग्रोथ होता शुरू हो जाएगा। जैसे आपने मुझे सिखाया था ये चीज़ तो, कि ना अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हो, अगर आपको कोई चीज़ सच में दिल से करनी है, तो वो तो लाइक आपको टाइम में, तो आपको टाइम पे अपना पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि कल वापस काम पे जाना है भाई। भाई क्या सोचते हैं अपने काम को वो कैसे लेते हैं, ठीक है अपना ही तो है, चले जाएंगे। हाँ, अगर वहीं पर वो जॉब कर रहे होते तो ज़्यादा ग्रोथ होती होगी, क्यों नहीं है, उनको पता है अगर जॉब पे टाइम पे नहीं जाएंगे तो पैसे कटेंगे। आएगा, पैसा कटेगा, छुट्टी हो जाएगी। तो लोग क्या करते हैं अपने काम में वो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, हाँ यार अपना ही तो है, कर लेंगे। अगर वही चीज़ वो ये सोच के करें कि हम जॉब कर रहे हैं या अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें बजाय कंफर्ट जोन में आने के, तो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करेंगे और अच्छी ग्रोथ। सर आपकी टैटू इंडस्ट्री तो लाइक बहुत डे बाई डे बहुत ग्रोथ कर रही है, ठीक है ना, तो अभी कितनी बड़ी टैटू इंडस्ट्री? वो मैं रिवील तो नहीं कर सकता, हाँ पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर कोई अच्छे से काम कर रहा हो। अगर आपको लाइफस्टाइल जीनी है जो आप चाहते हो, वो आप जी सकते हो इससे। बहुत अच्छे से 2009 में मैं, सॉरी 2007 में मैं जब कॉल सेंटर में था, मेरी सर्विस 3,000 हो। 3,000 महीने की? आज शायद इससे ज़्यादा मेरा पर डे का खर्चा है कुछ। होगा सर ये तो। जितनी सर आपके पास गाड़ियाँ हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा होगा इतना, तो अब गाड़ियों का खर्चा, खुद का खर्चा, शौक भी होंगे कुछ थोड़े बहुत, खाने पीने। कपड़े भी वैसे ही चाहिए होते हैं, ब्रांड चाहिए। तो ये इंसान सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, सबसे पहले अपना टाइम इन्वेस्ट करें कि हम क्या चाहते हैं, हमें कितना ग्रोथ पे लेके जाना है अपने इस बिजनेस को या अपने आर्ट को, पहला उस पर फोकस करें। जिसने एक बार सोच लिया ना कि मुझे, अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे अगले साल मुझे रेवेन्यू 5 करोड़ का चाहिए, तो हो जाएगा 5 करोड़ का रेवेन्यू। अच्छा हो जाएगा। सर ये तो वाली लाइफ है ना, फेजेस तो कभी अच्छा कभी बुरा। फेलियर्स तो हम नहीं, हमारा क्या है सबसे पहला कि हमें अपने एफर्ट्स से रिजल्ट आना हमारे उसमें है, हमारे हाथ में नहीं रिजल्ट आना, पर एफर्ट्स करना तो हमारे हाथ में। हम करते रहे, आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, परसों, 10 दिन बाद तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी। सर आपका ना एक वो था इंस्टाग्राम पे, अब आपने चेंज कर लिया, ये तो मेरे को अच्छे से याद है। पहले तो कॉन्टेस्ट, अभी तो कॉन्टेस्ट जयपुर नाम है अपना यूजर नेम, बट पहले तो भरत खत्री था। उस पर था भाग्य का खिलाड़ी, है ना। ये बहुत कम लोगों को पता होगा शायद तक, मुझे तो क्योंकि इनिशियल से आता हूँ, तो वहाँ पे भाग्य खिलाड़ी लगा था। ऐसा आपको लगता है कि आप सही में भाग्य खिलाड़ी, मतलब कि एक गॉड स्टाइल बोल सकते हैं हम लोग इसको? देखो उसके लिए ये कि मैं जो काम सोचता हूँ मैं बाकी को साथ में लेके चलता हूँ, पर मैं अपना 100% देता हूँ उसका। अगर मैं बीमार भी हूँ और मुझे किसी क्लाइंट ने बोला, अगर मैं बुखार है मुझे और मुझे किसी क्लाइंट ने कहा कि मुझे आपसे टैटू करवाना है, तो मैं स्टूडियो जरूर जाऊँगा। उसको ये नहीं बोलूँगा मैं मारूंगा नहीं आ सकता, मैं जाऊँगा बेस्ट, उसको बोलूँगा कि टैटू मैं करना चाहता हूँ पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही, अभी टैटू करने बुखार है मुझे, मेरा शरीर टूट रहा है, मैं काम नहीं कर पाऊँ। हाँ पर ये कि हम आज की जगह चल कर सकते हैं। मैं उससे मिलने जरूर जाऊँगा एक बार, ताकि उसे लगे कि हाँ बंदे ने अपना टाइम दिया, वो अपने काम को लेके सीरियस है। मिलने तो अगर क्योंकि मैं उसे बोलता कि यार आज मैं बीमार हूँ, मैं कल करता हूँ, तो वो कहीं और चला जाएगा। जैसे कोई किसी का इंतजार नहीं करता ना ऐसा। सर जब आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत लोग चलते हैं आपके साथ, चलते हैं। स्टार्टिंग में तो क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम साथ चलेंगे, हम क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था तब मेरी भी बहुत अच्छी टीम थी, ठीक है, 4-5 लोगों की। बट अब जाके हम लोग ऐसा हो गया कि अब बहुत, क्योंकि बहुत लोग क्विट कर देते हैं, ग्रोथ नहीं होती तो बहुत लोग क्विट कर देते हैं। तो आपकी इंडस्ट्री में भी तो बहुत, क्योंकि से तो सर्विस बेस्ड है सर, सेम क्वालिटी मेंटेन करनी है, ठीक है, और आर्टिस्ट लोग छोड़ के भी जाते होंगे। आपको कहीं ना कहीं बुरा भी लगता होगा कि यार ये तो मेरे साथ इनिशियल से स्टेज से साथ था और अब ये छोड़ गया, उसको कैसे डील करते हैं सर आप? मैं सही कहूँ तो किसी भी इंसान का माँ बाप भाई बहन भी जिंदगी में साथ नहीं रहते, ट्रू है ना, तो हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमारे पास रहेगा लाइफ में। बट सर उम्मीद तो हो ही जाती है, इंसान है। देखो उम्मीद हो जाती है पर आप उसको रियल सोचो ना। मुझे उम्मीद थी, मेरे आर्टिस्ट गया था, मुझे रोना आ गया था कि यार ये मेरे साथ 5-6 साल से ही जा रहा है, मैं दुख हुआ। तो मुझे लगा कि यार ऐसा कहूँ तो मेरे भाई मेरे साथ नहीं था, मेरी बहन भी मेरे साथ नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में, तो उसे भी कुछ ग्रोथ चाहिए होगी, इसलिए हो गया।
तो जो वो चाह रहा हो उसे मेरे यहाँ से नहीं मिल रहा हो, इसलिए वो चला गया हो। सर किसी को अगर आर्टिस्ट बनना हो, है ना, जैसे कि मैं ही खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी मैं ज़ीरो पे हूँ, आर्ट का मुझे ज़ीरो नॉलेज है, ठीक है, मैं तो आईआईटी की तैयारी कर रहा था फॉर एग्जांपल, बट मुझे जब आर्टिस्ट बनना है कि यार बहुत अच्छी फील्ड है, तो मैं कैसे करूँ? जयपुर में रहता हूँ तो ऑब्वियसली आई विल गेट इन टच विद यू, मैं आपसे कुछ कॉल करूँगा, आपसे सीखने आऊँगा, बट मैं जयपुर नहीं रहता, मैं कहीं भी अलग दिल्ली रहता हूँ, ठीक है, और मुझे अच्छे स्टूडेंट नहीं मिल रहे, तो मैं कैसे जी? देखो हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। हमारे कोर्सेज में क्या रहता है, जैसे इनिशियली हम आपको एक स्केचिंग का किट शेयर करेंगे। तो आप, हमने बताया ये हमारी फीस है, आप फीस पे करेंगे, हम आपको एक किट डिलीवर कर देंगे आपके एड्रेस पे। वो स्केचिंग किट होगी, हम आपको डेली आपकी क्लासेस रहेंगी, आपको स्केच बताया जाए किस तरीके से आपको स्केचिंग करनी है, क्या एनाटॉमी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम आपको एक मशीन किट भेजेंगे, उसमें आर्टिफिशियल स्किन होगी, मशीन का सेटअप कैसा होता है, इक्विपमेंट क्या क्या है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो सारा हम आपको ऑन कॉल बताएंगे, ज़ूम पे, मीटिंग पे। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। अच्छा, उससे सीख उसके बाद हाँ, जब आपका आर्टिफिशियल स्किन पे आप काम करते हैं ना, वो बताएंगे इसी तरीके से आपको आर्टिफिशियल स्किन पे काम करना है, और इसके बाद अब रियल स्किन देंगे तो वो इस तरीके से काम करना है। अब आप वहाँ पर हैं हमारे साथ नहीं, तो रियल स्किन पे काम करने के लिए आपको कैनवास खुद से अरेंज करना पड़ेगा, पर हमारी टीम आपको पूरा गाइड कर दी हर तरीके से। आप कभी स्टूडियो भी सेटअप करते हैं तो हमारी टीम आपके साथ रहेगी। अच्छा सर, जैसे ना ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस तो होता ही है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बहुत इजी कर दिया जिसको भी सीखना, लाइक किसी इंसान को स्टार्ट करना है वो जीरो से स्टार्ट तो नहीं कर रहा क्योंकि आप साथ हैं, बट वही ना ऑनलाइन ऑफलाइन में क्वालिटी मेंटेन पता नहीं, समझ नहीं आता ना कि कैसा नहीं, आप बहुत अच्छे थे। जैसे अभी पंजाब में मेरे पास स्टूडेंट है, मैं तो वहाँ नहीं चाहता हूँ, तो उनका सारा कोर्सेज मैं ऑनलाइन ही करवाता हूँ। अच्छा। और मैं आपको शेयर करूँगा मेरे एक आर्टिस्ट का, जिसको 2 महीने हुए हैं, मैं उनको आपको आर्टिफिशियल स्किन पे जो उन्होंने काम किया, स्किन पे वो काम दिखाता हूँ, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है। मैं भी आपको पिक्चर शेयर करूँगा, वो आप दिखाना, 2 महीने का काम उसका वो। तो सबसे पहले आदमी को लगा होना चाहिए कि मुझे काम करना है, बस बाकी सारा कुछ उन पे छोड़। सर मैंने एटम से स्टार्ट किया, ठीक है, आपने बहुत ग्रो किया, क्योंकि मुझे आज याद है ये चीज़ कि आपसे मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था आफ्टर, लाइक मैं 4-5 साल पहले आपके पास काम करता था, ठीक है, कि सर आपको कब फील हुआ कि आपके पास ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है, तो आपने मुझे रियलाइज, आपने मुझे बताया था कि मुझे अभी 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है कि मेरी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है, और आपको उस फील्ड में तब जब मैंने पूछा था तब भी आपको 7 साल हो गए थे, तो आपको अब ऐसा लगता है कि यार अभी और ग्रोथ मुझे चाहिए, या फिर रोज़ फील होता है कि यार अब तो अपन पहुँच गया यार? नहीं, अभी नहीं पहुँचे, अभी ग्रोथ चाहिए। तो वो आज मेरा खर्चा 1 लाख रुपये महीने में, तो खर्चा बढ़ेगा तो मुझे इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। मेरे भी कुछ गोल्स है लाइफ में कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ये गाड़ियाँ चाहिए, तो ये कभी खत्म नहीं होगा कि हाँ ठीक है अब इनफ। सर ले लिया क्या आपने घर वर? तो सर आपने खुद से खुद का हो गया होगा, ले लिया। है ना सर? मुझे पता है, तभी तो पूछ रहा हूँ कि नहीं ऐसा होता है ना, जब आप छोटे होते हो तो आपका एक बहुत ना सर खुद का सपना होता है कि यार जब बड़ा होगा ना खुद का घर होगा। एक लड़के का जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा यही सोचता है कि घर हो, घर वाल 2 घर है ना, घर हो, 2-3 गाड़ियाँ हो और एक अच्छी वाइफ मिल जाए, 4 गाड़ियाँ हैं, समझो, है ना, और आपके पास डॉटर्स भी दो, ठीक है। तो ऐसे कार कलेक्शन कितना है आपका, तो यहाँ पूछ रहा हूँ 4 गाड़ी। कौन कौन सी सर? सबसे पहली गाड़ी थी i20, हाँ, उसके बाद मैंने ली कॉन्टेसा क्लासिक, उसके बाद मैंने ली Fiat 1100 डी जो कि विंटेज गाड़ी है, एक मेरे पास रेंज रोवर है। 4 गाड़ी की सर आपने? अब मेरे जो नेक्स्ट है शायद 4 होने, तो इस साल एंड में या नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ में ले लेगा, तो मुझे लेनी BMW Z4। अच्छा सर ये होता है लड़कों में कि कार अच्छी होनी चाहिए कुछ भी हो, मतलब कि हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है, जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो क्या हमें अच्छे कपड़े चाहिए होते हैं, वो मिल गए। फिर अपना घर चाहिए, वो भी हो गया, गाड़ियाँ चाहिए। अब मुझे लगता है कि जब मैं अच्छी गाड़ी पे घूमूंगा तो मुझे खुशी होगी कि हाँ मैंने जो पैसा कमाया, मैंने जो टाइम दिया, जो मैं चाहता था लाइफ में वो मुझे मिल रहा है, तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ेगा ग्रोथ करने में, कि फिर मैं रुकूंगा। अभी मैंने मान लो सपोज Z4 ले ली, तो मैं चाहूँगा यार अब शायद नेक्स्ट में रोल्स रॉयस लूँ, या मैं कोई और अच्छी गाड़ी लूँ जो इससे ऊपर हो। तो हमें अपने ऊपर, अपने एसेट्स पे खर्चा करते रहना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा ग्रोथ कर पाएँ। और एक लाइबिलिटी रखनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि अगले महीने आपको पैसे देने हैं इस चीज़ के, जिम्मेदारी होनी चाहिए। है ना, जिम्मेदारी नहीं हो तो इंसान काम ही नहीं जब करेगा। तक सर पे बोझ नहीं आएगा तो आदमी काम नहीं करेगा। और ये बात
जिस पहले लोग कहते थे जितनी चादर हो उतना पैर में मारो, वो चीज़ गलत है। मैं कहता हूँ पैर फंसा, चादर अपने आप बड़ी होगी। क्योंकि जब आपको पता होगा कि यार मेरे पास अगर मेरे महीने के 50,000 रुपये की EMI है और मेरी इनकम 30,000 रुपये है, तो मुझे पता है कि मेरे EMI बाउंस हो जाएगी, है ना। तो आप क्या फिर ज़्यादा मेहनत करोगे, आप ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा एफर्ट्स दोगे कि यार ऐसा ना हो कि मेरी EMI बाउंस हो जाए। तो अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है तो आप कोशिश करना कि आपके खर्चे 70,000 अच्छा 20,000 ऊपर कर लो आप। ऊपर खर्चा करो, तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा एफर्ट्स दोगे अपने उस EMI को फुलफिल करने पे, और वो चीज़ आप रेगुलर करते रहोगे, आपकी आदत बन जाएगी। जब आपकी आदत बन गई तो आपको क्या अपने आप से भूख होने लगेगी, और पैसों की भूख होना बहुत जरूरी है। ये मुझे यार ऐसा नहीं हो कि सब आदमी को पैसों की भूख है, पैसों की भूख में आप जो वर्क किया वो अनुसरण करते हो, आप पैसों की भूख के साथ साथ आपको काम की क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। मैंने सर आप अच्छे से मुझे याद है कि मैं आपके साथ गाड़ी में था, ठीक है, आपसे मैंने ना क्वेश्चन पुट अप किया था उस वक्त कि है ना सर अपन इस गाड़ी में बैठे हैं और एक जना था जो साइकिल पे जा रहा था, तो ही मैंने पूछा था कि वो इतना गरीब क्यों है और अपन इस गाड़ी में क्यों है, तब आपने आंसर किया था यही क्वेश्चन कि मेरी भूख ज़्यादा थी। भूख ज़्यादा होनी चाहिए मैम, भूख बहुत जरूरी है। जब तक आपको भूख नहीं होगी आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर लेकिन है ना आप जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप बहुत टाइम से इस फील्ड में हो, बहुत ज़्यादा, और आपने बहुत कुछ अचीव कर भी लिया है। आपको रियलाइज़ नहीं हो क्योंकि आप वो चीज़ हो, लेकिन जो लोग आपको देखते हैं ना उनको रियलाइज़ होता है कि यार भरत खत्री एक ब्रांड बन चुकी है, ठीक है, और लोग जानते भी हैं। अब क्या है, आपको थोड़ा बहुत घमंड भी फील होता होगा? नहीं होता? ये नहीं है, कभी होना भी नहीं चाहिए। वही वो कैसे मैनेज आज करते हो आप? मेरे लिए दो लोग मुझे 10 साल से जानते हैं, मैं उनके लिए आज वही हूँ जो पहले था। मेरे लिए एक सिक्योरिटी गार्ड, एक स्वीपर और एक मॉल मैनेजर या कोई बड़े, मेरे लिए सब बना हुआ है। मैंने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा। गवर्नमेंट का तो कुछ है ही नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, भगवान कभी दे भी नहीं गवर्नमेंट। नहीं सर, घमंड इन द सेंस किया ना, ऐसा होता है ना थोड़ा बहुत कि अरे अपन ये काम नहीं करेंगे, आज भी आप वो सब कर सकते हो जो आप मैं करता हूँ। डे वन पे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्टूडियो पे कोई नहीं है और मैं खुद जाके जाऊँ, खुद जाके क्या हो रहा है, मेरा ही काम है ना। सर आपने जैसे बहुत सारा कार कलेक्शन था, बस 4 कार कह रहा हूँ बस है, और एक कार और आप खरीद लोगे BMW, ठीक है, 5-6 कार हो गई, घर हो गया, सब कुछ हो गया। ऐसी कोई इनकम जहाँ पे आपका एसेट बन रहा है, जहाँ से आपके पास पैसा हर महीने का आ रहा है, या फिर आपको पता है कि आज से 10 साल बाद जब मैं हूँ या ना हूँ, इट्स ऑल अबाउट है ना कि आप हो या नहीं हो, लेकिन मेरे फैमिली को हर महीने का इतना पैसा मिलेगा। कोई एसेट्स आपने इकट्ठे कर रखे हैं? ठीक है, तो प्रॉपर्टी है जो मैंने रेंट पे दे रखी है, तो एक रेंटल इनकम मेरे पास है। दूसरा मैंने कुछ सेविंग प्लान्स कर रखे हैं बच्चों के। मेरे पे 2 बेटियां हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ सेविंग्स प्लान दिखा रखे हैं। अभी जब वो बड़ी हो जाएंगी, एक एज हो 20-22 साल की जब वो होगी, तो पैसा उनको एक मिले, और उसके बाद भी उन्हें मंथली उनको एक पैसा मिलता रहा उनके खर्चे के लिए। तो वो सारी मैंने सेविंग्स। रिलेशनशिप सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना एक लाइफ में, कि है ना यार जब हम ग्रो करते हो बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं। अब क्या है सर, सबसे फर्स्ट जो आपका वो होता है ना रिश्ता, वो होता है हम अपने माँ बाप के साथ। आप पैदा होते हो, आप किसी को नहीं जानते, आप अपनी मम्मी को जानते हो, अपने पापा को जानते हो, बट ये सत्य है कि सबको जाना एक दिन, ठीक है। तो सर आपने बहुत कुछ पाया, एंड बस आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यार आज अगर मेरे पापा साथ होते मेरे, तो वो देखते कि मैंने क्या क्या कर लिया, क्या क्या अचीव कर लिया, बिकॉज आप दिखा नहीं पाए ऑब्वियसली, जब वो गए होंगे तब आप इतना सक्सेसफुल नहीं थे, है ना। आपकी मम्मा जब गई, उनने हो सकता है आपकी आधी जर्नी देखी हो, तो बहुत कुछ पाना बाकी है, आप उनके साथ वो भी नहीं कर पाए, तो आपको लैक फील नहीं होता कि यार कुछ मलाल की, यार काश सिर्फ ये दिखा देता ना मम्मा, अगर मम्मा ये देख लेती कि यार इतना मैं कर लिया। जब मेरे फादर साहब गए थे तब मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था, निस्टर के लिए मेरा बड़ा टाइम था जब मैं शुरुआत की थी। उनको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया मैं, उन्होंने सिर्फ मेरी एक बाइक दिखी थी। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ था या मैंने कुछ अचीव किया, उनमें सिर्फ एक बाइक थी जो ऑलरेडी देखी थी, उसके अलावा कुछ नहीं देखा मैं। उन्हें ड्रिंक का बहुत शौक था, अंदर वो शायद भी होते तो वो जो चाहते हैं वो ब्रांड लोग के सामने ताकि हाँ आपकी अच्छा है आप ये पियो, या आपका जो इच्छा है घूमने की आप घूमो, आप सिर्फ एंजॉय करो। अब मैं उनको करवाता पर वो नहीं। मेरी मदर से मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, अभी मेरी मदर ने मेरी सारी अचीवमेंट देखी। मैंने अपना घर लिया, गाड़ियाँ देखी, कि रेंज रोवर जो मैंने ली थी लास्ट, उसमें तक भी मैंने मेरी मम्मी को घुमाया।
मेरे रूम में हमेशा बोलता था कि आप है ना गाड़ी के पीछे बैठ, जिसे आप मेरे लिए सेठ हो, मैं ड्राइवर हूँ आपका। तो ड्राइवर के साथ क्या होता है, ड्राइवर आगे गाड़ी चलाता है, सेठ पीछे बैठ। तो मैं उनको बताना कि आप ऐसे सेठों की तरह बैठा करो पीछे, तो मुझे अच्छा फील होगा। और मेरी गाड़ी में हमेशा वो पीछे ही बैठते थे। आज मुझे मेरी लाइफ में सर ज्ञान हो गया कि मेरी मम्मी को अभी नहीं जाना चाहिए, बताओ मेरे को और होना चाहिए। वो सर हमें आप हमेशा फील होगा आपको कि कुछ बस मतलब अभी भी वो गए हुए 1.5 साल हो गया, हर दिन ऐसा निकलता है कि सर वो तो है ही, आप आपको हमेशा वही है ना कि जितना मिले उतना कम, बस चलो मिले नहीं हुए, पर उनको नहीं जाना चाहिए था। वो मेरे लिए बहुत सबसे बड़ा लॉस। डेली फील होता है आपको है ना कि आप कुछ भी वो मिल जाए आपको, बस वही है कि एक बार बस एक ये चीज़ मुझे उनसे मैं उनसे बोल सकूं कि, और पता भी नहीं है सर कि वो आपको देख रहे हैं नहीं देख रहे। ये तो एक बिलीफ सिस्टम है कि है ना, हाँ देख रही है मम्मा, बट वो यू नेवर नो कि है भी नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट। हाँ पर और सर अपना डैड से कैसा बॉन्ड था सर? हाँ उनसे अच्छा था, पर मम्मा से ज़्यादा था, क्योंकि ऐसा होता है सर, मैंने नोटिस भी किया कि ना बेटे को माँ से बहुत ज़्यादा होता है और बेटी को पापा से बहुत ज़्यादा होता है। ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा होता है शायद है ना? पापा मेरे लिए बहुत करते थे, पर ज़्यादा बॉन्ड मम्मी के साथ ही था। क्योंकि पापा अक्सर होता था कि पापा ऑफिस चले जाते थे, रात को आते थे, हम लोग थका के होते थे, बच्चे छोटे रहे तो खेलते रहते, सो जाते थे। तो पापा और पापा कभी जाया भी नहीं करते थे कि हमसे कितना प्यार। पापा को बताते ही नहीं सर। माँ कभी बोलती थी कि तू ऐसा नहीं किया तो मैं तुझसे प्यार नहीं करूँगी, तुझसे बात। तो पापा कभी नहीं बोलते। वो बस कर देंगे काम आपका, है ना? और ये मैंने पॉडकास्ट सुना भी था एक, जिसमें है ना एक स्टैंड अप कॉमेडी कॉमिक था, वो बोल रहा था कि आपके जब फादर जाते हैं ना, तब आपको रियलाइज होता है कि उनकी अहमियत क्या थी आपकी ज़िंदगी में, या पेरेंट्स जब भी जाते हैं। हाँ वो सब तो चलती है, लाइफ है। बट अब आपके पास जो आप सर, आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपके पास 2 डॉटर्स हैं, आपके पास वाइफ है जो आपका बहुत ध्यान रखती हैं, ठीक है? आप जब इन चीज़ों से जा रही थी चीज़ें आपके पास, बट आपके पास 2 डॉटर्स भी थी, कुछ आ भी रहा है तो कुछ जा भी रहा है, ठीक है? तो आप इस चीज़ में मानते हैं कि आप ब्लेस्ड हैं कि आपके पास 2 डॉटर्स हैं, आपकी वाइफ है जो आपका बहुत ध्यान रखती हैं? हाँ ब्लेस्ड हुई, क्योंकि आज वही मेरा घर देख रही हैं, 2 बच्चे हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वही देख रही हैं। सर फ़र्क पड़ता है कि जब आप किसी करियर में आप कुछ आप करना चाहते हैं, बहुत ग्रोथ चाहते हैं कि ना, बट ये जो रिलेशनशिप होते हैं, गर्लफ्रेंड हो गई, बॉयफ्रेंड हो गई, ये आपको स्टॉप करता है, इससे फ़र्क पड़ता है? कहूँ तो literally अभी तक भी मैंने सिर्फ अपने कैरियर पे और अपने बिजनेस पे फोकस, मैं कभी भी इस तरफ नहीं गया कि मैं अपना काम छोड़ के गर्लफ्रेंड से या फिर, और मेरा रिलेशन, मेरी शादी को 10 साल हो गए, पर मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा। क्योंकि मेरा फोकस जितना भी आराम से किसी के बारे में सोचता हूँ, किसी के साथ रहता हूँ अगर, तो मैं मेरे काम को छोड़ दूँ, मेरा काम छूट जाएगा पीछे। कुछ गलत करता हूँ, शायद मेरे काम को भी छूट जाएगा। तो मैंने अपने काम को प्रायोरिटी रखा, इसलिए मैं कभी इस लाइफ की तरफ नहीं गया। सर आप जब एक वापस आज से कहूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं डैडू आर्टिस्ट हो गए कि इनके तो बहुत सारे अफेयर्स होंगे, इवन बाकी है मेरे वाले, मेरी वाइफ भी ये सोचते हैं कि मेरे अफेयर्स होंगे, पर ये चीज़ सच नहीं है। और इस चीज़ से बहुत सारे आर्टिस्ट को शायद होंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट जो इस बात से रिलेट करेंगे कि वो गलत नहीं होते, पर उनके बारे में हमेशा गलत समझा जाता है। और कहीं ना कहीं आर्टिस्ट इस चीज़ से बहुत हर्ट होते हैं, क्योंकि जो काम आपने नहीं किया, अगर आप उसी चीज़ के बारे में बोले जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ। सर आर्टिस्ट बहुत मन चला होता है उसको। आर्टिस्ट वैसे सच कहूँ तो आर्टिस्ट वैसे ही बहुत इमोशनली होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप इसको देखेंगे वो इमोशनली होगा ही होगा। आर्टिस्ट बनते ऐसे हैं सर, आपको मतलब कि बहुत आप अगर आर्टिस्ट का मतलब ही एक मेरे हिसाब से ये है कि जो बहुत ज़ीरो पे आ गया फिर भी उसमें बनने की चाहे कि मेरे को करना है, वही आर्टिस्ट बनता है सर। सर आपको डेली फील होता होगा ना कि यार, लाइक जब आप रोज़ अपना काम किया, सुबह आप 10 बजे आते हैं, 10 बजे 11-12 बजे आप सोते हैं, तो आपको वापस फील होता होगा कि मतलब कि मम्मा अगर आपको याद आती होगी, पापा घर में याद आती होगी, रोज़ होता है आपके साथ? हर दिन मुझे उनकी याद आती है। कुछ भी जैसे मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाते थे,
कभी ऐसा हुआ कि यार खाना नहीं बना, या जैसा वो बना था वैसा नहीं बना, तो याद आती है। मैं जब स्टूडियो आ गया, वो मुझे फ़ोन करते मतलब कि खाना करिए, नहीं ठीक है खा ले। आज वो फ़ोन करने वाला कोई नहीं है कि तुमने खाना खाया। बस वो रियलाइज रोज खुद को आप डे बाय डे आप बस आप खुद को बोल सकते हो कि हाँ ठीक है इट्स फाइन, बट पर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है कोई और कैसे तो मैं ले भी आऊँ। आज एक शायरी इसमें शायरी भी थे आपको आपने मेरे मान लो किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है वो ला सकता है, किसी की बेबी नहीं है वो ला सकता है, एग्जैक्टली बच्चे भी ला सकता है, पर माँ बाप कहाँ से लाए। ट्रू ट्रू सब। सर आपसे एक बहुत आज से 5 साल बाद, ठीक है, आप टैटू नशा को कहाँ देखते हैं, कितना एक्सेल करने की सोचते हैं? मेरा जो अभी का है मेरा ये है कि इस साल मैं 2 सिटीज़ और मैं इंडिया में ओपन करूँगा। इस साल 6 महीने है मेरे पास अभी। मेरा मुंबई है और एक बैंगलोर, इन 2 सिटीज़ में मैं मोस्ट प्रॉब्ली इस ईयर एंड तक कर दूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर इंडिया से बाहर आऊँगा। सर कितना इन्वेस्टमेंट लगता है स्टूडियो खोलने में, एक अच्छा स्टूडियो खोलने में, अच्छा स्टूडियो? पिक्चर स्टूडियो खोलने में देखो सारा, अगर हम रेंट को अलग कर देते हैं ना, क्योंकि जब आप इनिशियली रेंट भी देना होगा, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी चाहिए होगा, उसको अलग कर देते हैं, लगभग 15 से 20 लाख रुपये में एक बहुत अच्छा स्टूडियो 15 से 20 लाख रुपये लगता है एक स्टूडियो खोलने में, रेंटर हटा के ना? आपको मशीनरी इक्विपमेंट ऐसे चाहिए होते हैं, क्वालिटी आपको अच्छा आपको मैकबुक चाहिए, आपको प्रिंटर्स चाहिए, आपका वर्क स्टेशन अच्छा होना चाहिए, फर्नीचर आपको अच्छा चाहिए होता है, स्टॉक भी फिर आपको, क्योंकि जब जहाँ पर टैटू स्टूडियो वो पियर्सिंग स्टूडियो मतलब पियर्सिंग भी करते हैं, तो पियर्सिंग जो ज्वेलरीज हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो 15 से 20 लाख की। सर कभी ऐसा फील हुआ है क्या कि टैटू है ना जिस सच चाह रहे थे वैसा नहीं है, और थोड़ा बहुत ये क्लाइंट का क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि यार आपको कभी मिस्टेक तो नहीं होती आपसे, वो तो ऑब्वियसली अपन प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं कि मिस्टेक का सवाल नहीं उठता, हो भी ज़्यादा अपन सही कर देता है, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको यार कोई टैटू देखा अपन ने, आपको ऑब्वियसली आपको नहीं बट किसी भी आपकी इनिशियल स्टेज पर आपको फील हुआ कि ये टैटू बहुत मुश्किल है बनाना, और लेकिन आपसे बना भी हो बट वो जो आप चाहते थे ऐसा नहीं बना? मुश्किल तो नहीं है, वहाँ पर कुछ जगह ऐसा होता है कि हमने कोई डिज़ाइन देखी और हम चाह रहे कि इसको हम इस तरीके से स्किन पे करेंगे, पर वहाँ पे हमारा स्किन का टोन वो नहीं है, एक फेयर स्किन पे हम डिटेलिंग अच्छी कर सकते हैं, पर जहाँ पर स्किन टोन पे तो हमारा लगता है कि यार जो हम चाह रहे थे वैसा नहीं, वो नहीं आया। होता है कई बार ऐसा, पर ये वो तभी होता है जब स्किन टोन जो हम चाह रहे हैं वैसा नहीं है। सर ज़िंदगी से क्या क्या सीखा आपने अभी तक? तो ज़िंदगी से ये तो सीखा कि जो अभी का टाइम है ना उसको हम जी लें। उससे अभी क्या होता है, लोग आगे के बारे में सोच के हमारी अभी की लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। आगे क्या होना है आपको कुछ नहीं पता, तो अभी की लाइफ अच्छे से जियो, अच्छा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, और जो मन में आ रहा है वो करो। सर मेरी भी ये थिंकिंग है, बट अगर मैं किसी को ये थिंक देता हूँ ना, अपनी सोचता हूँ जो मैं, बट लोग बोलते हैं कि आप लोग बस लाइक, मुझे ऐसे नहीं बोलते बट लोग ऐसा बोलते हैं कि जिनके पास पैसा होता है ना वही ऐसी बातें करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास वैसे इतनी चिंता है कि यार पैसा कैसे करें, अगले महीने कैसा निकलेगा, तो वो आगे की सोच आज की ना सोच के कल की ही सोचता है। कल के सोच के क्या कर लेंगे। सपोज एक आदमी ने अपने 20 साल मेहनत करी, तब ये सोच के कि जब मैं रिटायर्ड हो जाऊँगा तब मैं मेरी जो इच्छा पूरी करूँ, तो रिटायर्ड के बाद से आर्ट आगे मर गया दुनिया में, तो वो तो अपनी आर्ट भी नहीं जिया, उसने अपनी लाइफ की अपनी पूरी लाइफ सिर्फ मेहनत करने में निकाल दी, और ये सोच के कि जब मैं रिटायर हूँ तब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, और तब तो कुछ बचा ही नहीं। सर आप कोई भी ऐसी एडवाइस जो गुड एडवाइस हो जो आप एक यंग एंटरप्रेन्योर, यंग आर्टिस्ट या फिर कोई भी यंग जो आपको देख रहा है हमारे थ्रू, उनको देना चाहोगे? भाई ये कि अपने काम में कंसिस्टेंसी रखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और अपना एक गोल सेट करना कि आज मैंने ये स्टार्ट किया है, मुझे इसको अगले इस बिजनेस को या इस सेटअप को अगले 3 महीने में इस लेवल पे लेके जाना है, और हमेशा एक पॉजिटिविटी रखना आपने। अब देखा ज़्यादातर लोग आप कुछ पूछोगे तो वो पहले नेगेटिव बताएंगे आपको, ठीक है, तो आपने काम स्टार्ट करने से पहले ही आप नेगेटिविटी लिए है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना जो हमेशा नेगेटिव एनर्जी देते हैं, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स करना है, रिजल्ट लाना आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में काम है, आपके हाथ में काम है, आप अपना काम करो, रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है।
टाइम के लिए इंसान बहुत पक्चर होना जरूरी है। अगर सपोज जिसमें आज नहीं हो पाता, मैं मेरा काम तो मैं नहीं करता, अब मैं 10 बजे स्टूडियो नहीं पहुंच पाता, ठीक है, पर मैं नहीं पहुंचता, मेरी टीम पहुंचती है, तो मेरा स्टूडियो का टाइम भी वही है, मेरा टाइम भी वो नहीं है, तो मुझे और भी बहुत सारे काम लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर मेरी जगह मेरी टीम है, तो 10 बजे स्टूडियो ओपन होगा ही होगा। कोई भी ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है कि ये तो नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो भी, क्योंकि आजकल यूथ ना बहुत ज़्यादा हर चीज़, मतलब कि काम तो कर नहीं रहा है, काम क्या है, बात कर रहा है, ठीक है, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट उनका अगर आप दिनचर्या देखो तो वो सो रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं। तो आप कोई भी ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हो गया जो भी आपको देख रहे हैं, है ना, उनके लिए कोई भी ऐसी एडवाइस जो आप बोलना चाहते हैं कि ये तो बिल्कुल मत करना। अब देखो जैसे क्या होता है, अब किसी को बोलो, मैंने बहुत जगह देखा है कि किसी स्टूडियो में मैंने कहा कि यार आपके पास है ना एक प्रिंटर रखो, आप इस प्रिंटर से आपका काम इजी हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे। तो वो कहता है आर्टिस्ट कि यार ये 20,000 रुपये का प्रिंटर का आएगा, और वो बंदा 20,000 का प्रिंटर ले जा रहा है और 1 लाख रुपये का फ़ोन लेके आना है। तो क्या हुआ, उसके लिए उसके काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी पर्सनल लाइफ, मोबाइल ऑफ पर्सनल लाइफ के लिए ले रहे हैं ना। अगर वही पैसा वो 20,000 रुपये का प्रिंटर ले लेता तो वो काम अच्छा कर पाएगा। तो अपने जिस भी जगह से आप काम कर रहे हो, आप अपने एसेट्स वहाँ बढ़ाओ, इन्वेस्ट अपने एसेट्स पे इन्वेस्ट करो बजाय अपने खुद के इन्वेस्टमेंट। सर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? बहुत ज़्यादा। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री द सीक्रेट, हाँ, मैं अब तक उसे शायद 250-300 बार से ज़्यादा देख चुका हूँ। 250-300 से बार से ज़्यादा देख चुका हूँ। वो ऐसा है कि आज अगर मुझे कुछ भी चाहिए, मैं पहले सोचता हूँ, जब मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया, मैं कह रहा हूँ दुनिया कोई ताकत नहीं कि वो चीज़ आपको नहीं हुई। सर ऐसे कैसे, अगर मैनिफेस्ट कर लिया और आप काम ही नहीं कर रहे तो फिर? मैनिफेस्ट का काम भी जरूरी है ना सर, मैनिफेस्ट से काम नहीं चलेगा ना। मैनिफेस्ट कर लिया और कर बैठो आराम करो, सब मैंने सोच लिया हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, सोचने से गाड़ी आ जाएगी। मेहनत भी जरूरी है ना। आप मैनिफेस्ट ये करो, साथ में मेहनत भी करो। आज मैंने सोचा कि अब मुझे मेरे एक और स्टूडियो ओपन करना है, सपोज मुझे नया सेटअप करना है, जब मुझे 20 लाख रुपए लगने हैं, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे अपना टाइम फिक्स कर लूँगा। मुझे दिन के 10 घंटे यहाँ पे देने हैं मेरे काम। सुबह 10 बजे आऊँगा, रात को 8 बजे चले जाऊँगा, 10 से 12 से 10 घंटे मुझे काम करना है, और मुझे यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम लेके जानी है जो मेरे अगले स्टूडियो को सेटअप करने में काम है, बजाय मैं बैक से लोन। और मैं अपने खर्चे उस टाइम पे कम कर दूंगा, थोड़ा बहुत अपने थोड़े खर्चे कम कर दिए, थोड़ा सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, ताकि जब मुझे सेटअप करना है, मुझे किसी से पैसा लेने हैं, बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े। सर कैसे करते हैं मैनिफेस्ट, मतलब मुझे थोड़ा सा। आपने क्या करना है, उसको लिख लो। अच्छा लिख लो, लिख लो, सबसे बढ़िया। बस आपने लिखा कि मुझे इस साल एक गाड़ी ली, अपने आप ज़्यादा टाइम मत दो, 6 महीने बोल दो। 6 महीने बहुत है। आपको लगता है सपोज कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए और आप 50 लाख का काम करना है, तो 6 महीने बहुत है। 1 लाख कमा रहे हो, 50 लाख काम करना है, और आप 50 लाख रुपए चाहिए, तो 6 महीने बहुत है। 6 महीने कैसे, आपको गाड़ी चाहिए सपोज, अब गाड़ी लेनी है, इस गाड़ी की कीमत 50 लाख रुपए, और पेपर पे लो कि मुझे ये कार खरीदनी है। जब मैंने ये कार खरीद ली और उस कार के प्रिंट आउट निकालो, प्रेजेंट में बात करो, प्रिंट आउट निकालो, उस पे उसके नंबर प्लेट है, उसको खारिज करो, उस पे आपका पर्सनल नंबर जो आप चाहते हो वो उस पे लिख, ठीक है, और वो एक डेट फिक्स कर लो कि इस डेट मुझे गाड़ी चाहिए, और उसको उस जगह लगा दो जहाँ पर आप बार बार देखते हो। सुबह उठते ही देखा, आप घर से ऑफिस जा रहे हो तब आपने देखा, अब रात को आ रहे हो, हम जब बैठे हो खाना खा रहे हो वहाँ दिख रहे हो, 3-4 मिनट लगा लो। अपना ही घर है, जहाँ पर चीज़ लगाओ 10 मिनट लगाओ, तो बार बार आप उसी को देखो, उसको मैनिफेस्ट करो कि ये चीज़ मुझे मिलने वाली है, फिर ये चीज़ मुझे मिल गई है, वो तत्सव करना स्टार्ट कर दो, मिल चुकी है, ये चीज़ मेरी है, आप उसे फील करो, चीज़ आपकी है, डेफिनेटली विद इन 6 मंथ आपको चीज़ मिलेगी। क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक इंडिकेशन दे, उसको एक ऑर्डर दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि ये चीज़ मेरी। सबकॉन्शियस माइंड को जो आप बोलोगे वो आपके लिए करेगा, अब उससे तुम भी करो। फिर चाहे वो रिलेशन हो, क्या कोई पैसा हो, एसेट्स हो, कुछ भी हो, हर चीज़ आपको मिलेगी।
आपको लगता है ऐसा कि जो आपको चीज़ें मिली हैं, लक्ष्य तो मिल रहे, लक्ष्य तो बताओ आपको कुछ मेरे लाइफ की स्टोरी। जैसे 2009 में मेरे एक फ्रेंड बाइक लेके आया था, यामा एफजेड। तो जब मैंने वो गाड़ी देखी, उसके फादर ने उसको बर्थडे पे गिफ्ट की थी बाइक। तो मैंने कहा गाड़ी बहुत अच्छी है, जब मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं ये बाइक लूँगा, ये मेरी इच्छा थी। पर वो जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन था ना उसका, वो इतना हाई था कि मुझे ये गाड़ी से मैं बात उसी के बारे में सोचता था कि यार मैं गाड़ी लूँगा, ये मेरी गाड़ी लूँगा, जब बाइक लूँगा ये मेरी बाइक लूँगा, बाइक लूँगा ये मेरी बाइक। मैं हमेशा सोचता रहता था। तो जब मेरी पहली बाइक थी वो यामा एफजेड थी, जबकि उसके बाद तो बहुत सारी बाइक्स आ गई, पर मेरा सेट वही था, मुझे यामा एफजेड ही मुझे मिली। 2017 में मैं पंजाब था, एक टैटू शो था, और वहाँ पर मैं एक बाइक में, एक कार में बैठा हुआ। तो मैंने कार का स्पेस बहुत अच्छा है, मुझे कार के बारे में पता नहीं पता उस टाइम, मतलब कार का स्पेस बहुत अच्छा है, ये कौन सी कार? उसने बोला i20। तो मैंने जब मैं गाड़ी लूँगा मैं i20 लूँ, और बाय लाइक मुझे मेरी जो पहली गाड़ी थी वो i20 थी। 2003 में मेरे क्लासमेट था, उसके फादर के पास कॉन्टेस्ट आई। तो जब मैंने गाड़ी देखी, मैंने कहा जब मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं ये कॉन्टेस्ट लूँगा, मुझे वो गाड़ी बहुत अच्छी लगी क्योंकि इंडिया की पहली मसल कार है। तो जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, मैंने वो गाड़ी ढूंढना शुरू करी, और मैंने एक प्रिंट आउट निकाला था, उस पर मैंने अपना नंबर लिखा था। वो आज है आपके पास वो प्रिंट आउट लोग? हाँ, वो प्रिंट आउट है, वो नहीं मिल जाएगा। मुझे वो गाड़ी मिली, वो नंबर ही नहीं मिली, पर मुझे वही गाड़ी मिली जो मैंने सोची थी। कॉन्टेस्ट गोल्ड मेरे पास है। मैं चाहता हूँ जब उस टाइम पर वो GT आया करते थे, कि जब मैं कॉल सेंटर में था, शॉपिंग के लिए GT आया करते थे, तो मेरा कभी ऐसा होगा कि मैं अपना स्टूडियो खोलूँगा, जब मैं आर्टिस्ट बन जाऊँगा तब मैं GT वाले एरिया में एक अपना स्टूडियो खोलूँगा, क्योंकि यहाँ फुटफॉल बहुत अच्छा है, लोग बहुत आते हैं, और आज वहीं पर मेरे 2 स्टूडियो हैं। तो मुझे आप मैनिफेस्ट करते हैं और बार बार वो उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, और ये चीज़ भी करना बहुत, उसका तसव्वुर बहुत ज़रूरी है कि आपको चीज़ मिल चुकी है, प्रेजेंट में बात करो कि मेरे पास है। आपके पास है, और कोई चीज़ बड़ी नहीं है। आप मैनिफेस्ट करके आप 5 करोड़ भी सोचोगे ना 2 महीने, तो सर क्या बात कर रहे हो सर, 5 करोड़ 2 महीने में? कर सकते हो, सोचना पड़ेगा। सबसे मेरे पता है आदमी कहाँ पे तो फंस जाता है, जहाँ पर उसके आसपास से एक नेगेटिव आना होता है। अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो लोग पॉजिटिव बात ही नहीं करते, जैसे आपने किसी से पूछा कि यार मैं एक स्टूडियो का प्लान कर रहा हूँ, तो पहले लोग बोलेंगे अरे यार मत करना, ये तो मार्केट बहुत डाउन है, अभी मत करना, अभी तो मार्केट स्थिति ऐसी नहीं, अरे सारे काम अभी ठप चल रहे हैं, मत करना। या आज सब बोला मैं उधर मानसरोवर में स्टूडियो, नहीं ये लोकेशन सही नहीं है ना, या काम करोगे बहुत प्रॉब्लम है कि बिजनेस तो बहुत मुश्किल है। तो आप किसी से एडवाइस लो ही मत, और कोशिश करना हमेशा ऐसे लोग जो नेगेटिव हो आप उनसे दूर ही रहो। जो भी काम कर रहे हो अकेले में करो, या ऐसे लोगों के साथ में करो, या अपना आप आइडिया उनसे शेयर करो जो लोग पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं, पॉजिटिव ऑरा में रहते हैं। नेगेटिव लोगों से बनोगे आप और नेगेटिव हो जाओगे, आप कुछ काम कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले एडवाइस देना बंद कर दो, और ऐसे लोगों से रहना बंद कर दो जो नेगेटिव वाइब्रेशन देते हो। सर एक ऐसा भी होता है ना, अपन कोई कुछ सोच रहे होते हैं कि यार मेरे को है ना, फॉर एग्जांपल कुछ ये करना है, ओपन करना है, स्टूडियो ओपन करना है, और ऐसा कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार आपने कुछ सोचा कि मैं कर दूंगा, और आपने किसी को बता दिया और वो जो चीज़ है वो नहीं हुई हो? नहीं होगी। देखो ऐसा क्यों होता है? कोई भी नहीं चाहता कि आप ग्रोथ करो, कोई भी नहीं चाहता। आज अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं हेलीकॉप्टर ले लूँ, मैं ले सकता हूँ, तो क्या बोल रहा है यार, वो क्या सोचेगा कि ये ग्रोथ कर मैं तो दिख रहा है कि ये मैंने कार के बारे में सोचा, कार खरीदनी है, तो अगला क्या सोचेगा यार ये तो दोस्त कार खरीद रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर पाया आज तक। तो उसने आपकी जो एनर्जी थी उसको आपने बता दिया, वो नेगेटिव में पॉजिटिव एंड नेगेटिव कन्वर्ट कर दी ना उसने, और नेगेटिव पावर ज़्यादा इम्पैक्टफुल है पॉजिटिव एज कम्पेरेटिव पॉजिटिव। तो आप अपने आइडियाज किसी को मत बताओ, आप क्या करने वाले हो कुछ मत बताओ, आप करो अकेले। आप बोलो मैं कर दूंगा, बताओ मत क्या करने वाला हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है आप अपने आप में रहो, आप कर लो। वो क्या लगता है लोगों को शेयर करोगे, लोग आपको हमेशा नेगेटिव ही जवाब देंगे।
ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। वो सबसे बढ़िया है, आप जो करना चाह रहे हो खुद से कर लो, लोगों को बताओ मत, ना पूछो। बट सर अगर आप बहुत छोटे इनिशियल स्टेज पे हो तो आप इन्फॉर्मेशन सीख तो करेंगे ना किसी से कि यार कुछ समझ में आ जाए आपको। किससे करोगे? कोई भी आपका मेंटर हो सकता है। मेंटर सर गुरु कितना इंपॉर्टेंट है एक जिंदगी में एक इंसान की। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अगर आज आपको एक गुरु है, आप उससे पूछते हो कि मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा करूँ, वो क्या बोलेगा? गुरु आपके हाँ तू कर, तेरे पीछे मैं बैठा हूँ। एग्जैक्टली। पर अगर आप ये बात गुरु के अलावा किसी और से करोगे तो वो आपको नेगेटिव ही जवाब देगा। गुरु क्या कहता है कि मेरा जो शिष्य है वो करे, उसकी ग्रोथ से मेरा नाम बढ़ेगा। तो गुरु क्या बोलेगा? तू कर। और एक गुरु क्या कहते हैं, मैंने बहुत जगह देखा, अगर आप गुरु के साथ अच्छे हो वही गुरु आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज बोलेगा तो कर रहे हो आपका। आज मेरे साथ जो अच्छा है, अगर मुझे कॉल करता है कि भैया मैं स्टूडियो कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तू शुरू कर, कुछ भी काम हो जाता ना। मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझे बोला भैया मैं तो काम तो सीख गया जितना मैं सीख रहा था, अब मुझे खुद का स्टूडियो करना है, आप बताओ मीडिया। मैं कहता हूँ सर लोकेशन नहीं, पार्टी सारा मैं कर पास। मैंने उसके जो जगह देखी, मैं जाके कुछ सेट वहाँ पे 10 दिन रुक के मैंने सेटअप करवाया, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा था। अगर कोई बंदा मुझे बोलता है कि मैं काम नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, और फिर वो मुझसे कुछ उम्मीद रखेगा, ट्रू। सर गुरु एक मिलना तो बहुत इजी है नहीं। जैसे टैटू इंडस्ट्री में तो ठीक है आपसे हम लोगों ने सीखा तो आप हमारे गुरु बन गए, ठीक है मैं तो मानता हूँ। बट अगर हम कोई और नॉर्मल इंसान कोई काम कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई करी, उसने बड़ा कोई तो कहीं ना कहीं आदमी सीखता है ना। अब जिससे भी सीख रहे हो आपके लिए वो गुरु है। Exactly. तो वो आपने किसी से ऐसे सीखा है जिसको आप कभी मिले नहीं, तो कभी हो सकता है वो सेलिब्रिटी हो, आपसे नहीं मिल पा रहे हो, तो आप उसकी फोटो से बात कर सकते हो। हाँ उसकी जो पॉडकास्ट इंटरव्यूज हैं वो उससे सुनो आप। और आपको किसी भी बात, अगर आप ये अफेक्ट हो, आपको लगता है यानी इसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा, लिटरली कह रहा हूँ, बात में अपने मन में सोचना, सुबह उठ के एकदम फ्रेश, सुबह उठना, अपने मन में बात सोचना, गीता खोलना, पन्ना पलटना, जहाँ मन तुम्हारा खुल जाए, जहाँ पन्ना खुलेगा उसी बात का तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम्हारे सवाल पे जाओ तो बस गीता में मिल जाएगा। ट्रू ट्रू है। कभी भी करके ट्राई करके देखना है। मतलब अब मैं कुछ लोग फील हाँ कि यार मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मैं कहीं स्टक हूँ किसी रिलेशन को लेकर, पर भी आप समझे हो, अब रैंडम गीता में पन्ना खोजना, आपके सवाल में जवाब गीता मिले। कुछ जगह वहीं पर वही बात होगी जो आप सोच रहे हो, होता है ना, कुछ बात सोच रहे होते हैं, हमारा मन उदास है सब हुई, तो हमारे सामने इंस्टाग्राम पर वही चीज़ आएगी, ऐसे स्टेटस, ऐसे रील्स की भी जो नेगेटिव, मतलब हमें उदास वाली फील कराएं। आपने टीवी चला तो वहाँ पे टीवी में पिक्चर हो जा रही है, पिक्चर में सीन हो जा रहा है जहाँ उदास हो, तो ये सारा कुछ कनेक्टेड है आपके साथ। तो आप जो भी चीज़ सोच रहे हो, जवाब नहीं मिल रहा, पन्ना सुन लो देता हूँ। और आप किसको आप गुरु नहीं है, अब जो गुरु मानते हो उससे आप फोटो से बात कर लो, आपको जवाब मिल जाए। रात को सोचो, सुबह उठो आपको जवाब मिल जाए आपको, क्योंकि आपके साथ एक ऐसी एनर्जी है, नेचर है जो आपके साथ काम करती है। तो किसी के सामने कुछ थोड़ा जरूरी नहीं, एनर्जी बहुत है, आपको सही और गलत ठीक नहीं है। कर्म में बिलीव करते हो सर आप? कर्म जो होता है ना, कार्मिक जिसे बोलते हैं, आप जैसा करते हो वैसा भरते हो, उसमें बिलीव करते हो सर आप? मैंने आज तक कभी किसी बंदे नहीं, मैंने कभी किसी को ऐसे शब्द नहीं बोले जैसे अगले के दिन पे ठेस। सर गुस्सा तो आता ही है, कुछ ना कुछ निकल जाए आपसे। आता है गुस्सा, मेरे मुझे तभी दिखता है जब मुझे सामने वाला कुछ बोले। मैं कभी किसी को आगे से गलत नहीं बोलता जब तक कि सामने वाला कोई ऐसा नहीं करता। मेरे शब्द बहुत इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा, अगर मैं कहीं परेशान रहा हूँ ना, तो सब इसी वजह से कि मुझे वो शब्द बहुत चुभते हैं। और जो कर्म तो ही, आज हम अगर बुरा करेंगे तो हम अच्छे को उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें अच्छा मिलेगा। अगर हमने अच्छा किया तो उससे अच्छा होगा डेफिनेटली। तो अगर हम बुरा कर रहे हैं और फिर हम अच्छी की उम्मीद कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसा सब बोलते हैं कि जो आप पैदा होते हो तो आपकी तकदीर लिखी हुई होती है, ठीक है, बट आपको ऐसा लगता है कि कर्म करके वो चीज़ चेंज करी जा सकती है? तो वो 60% चीज़ें लिखी हुई, 40% आप खुद करते हैं। अच्छा 60% लिखी हुई है, तो फिर प्रे क्यों करते हैं लोग? आप उसे अच्छा कर लेंगे। अच्छा 40% तो आपके पास है ना। अगर आप 40% आप अच्छा करोगे तो आपके 60% जो पहले के लिखे हैं वो भी कम हो जाए। क्योंकि ऐसा लाइन मैंने सुना था बहुत टाइम पहले कि आप कहीं पहुँचते नहीं पहुँचाया जाते हो, कि मतलब आप
40-60% लिखा हुआ है सारा कुछ, वो सब कर 40% आप खुद को लिखना है। हाँ वो सारा पे कर पे निर्भर करता है, आप जो कर्म करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। गिव एंड टेक। इवेंट है, और आजकल तो इंस्टेंट है, आपने आज बुरा किया फिर आपके साथ होगा। ठीक है सर। सर अब आप जैसे हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं, कोई भी लेसन जो आप एक हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं, जो आपको देखेंगे, आपको आर्टिस्ट भी देखेंगे, आपको एंटरप्रेन्योर्स भी देखेंगे, आपको हर वो इंसान देखेगा जो आपका फ़ैन है, जो आपको देख के सीखता है, और हर वो इंसान जो आपसे बिजनेस सीखना चाहता है। तो आप उनके लिए कोई भी आपकी कोई भी स्ट्रेटेजीज रही हो मार्केटिंग या फिर कुछ भी एक्सरसाइज आप कुछ बताना है आपको, आप वो शेयर करिए। तो सबसे पहला तो ये कि आप अपने काम को टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने काम को टाइम तो एक फिक्स कर लो कि मुझे सुबह इतने बजे मेरे ऑफिस स्टूडियो जो भी आप जहाँ काम करते हो मुझे इतने बजे पहुँचना है, एक टाइम फिक्स कर लो आप, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग इनिशियल ही है आपका, है ना। तो आप एक टाइम फिक्स कर लो, बाद में आपकी टीम हो जाएगी तो आपकी जगह भी टीम बैठ सकती है, आप उस टाइम पे थोड़ा अपना टाइम कम कर सकते हो, पर इनिशियली आपको अकेले को मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप एक अपना टाइम फिक्स कर लो, मुझे इतने बजे पहुँचना है, और विदाउट मार्केटिंग बिजनेस नहीं। आप सोच लिया आपने स्टूडियो खोल लिया और कल से लोग आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और मार्केटिंग होती क्या है, आज आपने मार्केटिंग स्टार्ट किए, आपको रिजल्ट मिलते हैं 3 महीने 6 महीने बाद। आज की मार्केटिंग आपको 6 महीने बाद काम आएगी। मैंने अभी तक मार्केटिंग में 7 से 8 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए सिर्फ सीखने, पैसा गया भी है। कई बार ऐसा मैंने एक ऐड सेट कर दिया जिसका बजट रख दिया 50,000 रुपये, और मेरा सारा महीना बर्बाद चला गया, मैं टारगेट ऑडियंस तक पहुँच ही नहीं पाया। तो चीज़ें आप सीखोगे, और मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ खुद से सीखो, जरूरी नहीं किसी एजेंसी को आयन करने की, पर मार्केटिंग कंटिन्यूसली होनी चाहिए आपकी। जहाँ मौका मिलता है वो मार्केटिंग दो, अपने ब्रांड को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करो सामने वाले के सामने, क्लाइंट के सामने, कि उसका एक विश्वास बनता है। कस्टमर से बॉन्ड बना लो आप। बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो कस्टमर आपके पास काम करवाने आ रहा है, वो आपसे मिलने ही आ जाए, आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए, भाईचारा बना लो एक। भाईचारा। रिलेशन बहुत जरूरी है कस्टमर, क्योंकि आपका बिजनेस 80% से 90% तक सिर्फ आपके रिलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक कस्टमर का अच्छा काम किया, वो कस्टमर आपके पास 10 कस्टमर भेजेगा, और अगर किसी का एक अच्छा काम नहीं हुआ, वो आपके 100 कस्टमर खराब कर सकते हैं। तो काम अच्छा करो, रिलेशन अच्छा रखो, आपके पास काम आएगा। और मार्केटिंग उसके तरफ से मार्केटिंग नहीं होगी। सर आप अपने जो आर्टिस्ट हैं, आपके 8-7 आर्टिस्ट हैं, उनको आप कैसा मानते हो, फैमिली की तरह ही मानते हो? फिर मैं आर्टिस्ट तो फैमिली की तरह था, है ना भाई। पर मैं ये अब उम्मीद नहीं करता कि वो मेरे साथ एज ए फैमिली की तरह है, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो मेरी फैमिली की तरह है। जो अगर मैं बड़ा हूँ मेरी टीम में या मेरे स्टूडियो में, जो मैं कहता हूँ वो वैसा करें, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ की हर एक चीज़ प्रैक्टिकल जी है। एग्जैक्टली। लाइफ में हर एक चीज़ प्रैक्टिकल रहने में है, तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा उनके कंपेरेटिव, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ, चीज़ प्रैक्टिकल करता हूँ। तो अब कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप को ज़्यादा समझने लग जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, पर जहाँ तक भी वो है, यही कहूँगा कि ऐसे फैमिली की तरह रहें। और जो मैं कहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल तुम्हें बता रहा हूँ, उससे तुम्हें भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। आपके सर कोई अभी जो क्लोज्ड हैं, कोई कुछ लोग जो आप मानते हो कि यार ये तो मेरी, सारे क्लोज है, अभी जो मेरे साथ है वो मेरे हैं, नहीं मान भाई, हाँ जो मैं आपके साथ था आपके, वो मेरे हैं। ठीक है हर सर। तरीके से उनके साथ मैं खड़ा हूँ, वो चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, किसी भी तरीके से मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो वो तो तुम करो, तुम्हारे पीछे ना हो, तुम्हें कहीं भी जरूरत पड़ती है मैं उनकी। बस बोलना ही बहुत होता है कई बार तो। क्यों मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है। सर एक भाई है मेरे, राजेश भाई, जो पंजाब में देखते हैं, मुझे पता है कि मेरी हर जगह बंदा है। अगर मैंने उसे फ़ोन किया कि मुझे ये काम है, वो मुझे कभी मना नहीं करेगा, चाहे उस काम में उसका लॉस भी हुआ होगा, वो अपना काम छोड़ के मेरे लिए आएगा पहले। तो एक ऐसा इंसान मिलना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आपके पीछे करो। तो तो घर में होगा इतना, बहुत कम लोग होते हैं ऐसी ज़िंदगी में आपको मिले, क्योंकि बहुत लोग बस नहीं होते सर ऐसे लोग। और मेरा जिसके पास जिसको ऐसा बंदा मिला है ना, कभी छोड़ना मत ऐसे इंसान। किसी को अगर मिला ऐसा इंसान जो कह रहा है कि तू कर, तेरे पीछे मैं हूँ, तो वो आदमी बहुत ब्लेस्ड है। उसको इंसान को कभी उसका दिल मत दुखाना, कभी ना तकलीफ देना कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाए, क्योंकि ऐसे इंसान सिर्फ एक ही बार। ट्रू सर। सो थैंक यू सो मच सर, आप पॉडकास्ट पर आपने अपना टाइम दिया और आपने बहुत चीज़ें सिखाई
हम मुझे तो सिखाई हॉबी, मैं तो सीखते ही आ रहा हूँ सर आपसे काफ़ी टाइम से, और लोग जो हैं देख रहे हैं अपन को वो भी सीख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।